गुड इवनिंग एवरीवन। निशा इतिहास गंगोत्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीए सेमेस्टर 3 MJC 3 में पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के जानने के क्या स्रोत हैं। उसमें आज हम लोग लौकिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। धार्मिक साहित्य के अतिरिक्त धर्मेतर साहित्य भी है जो प्राचीन भारतीय इतिहास पर समुचित प्रकाश डालता है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक और जीवनियों को भी लिया जा सकता है, जिनसे प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। अब ऐतिहासिक रचनाएं क्या क्या हैं? अर्थशास्त्र। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का आता है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कौटिल्य चाणक्य। इसमें मौर्यकालीन इतिहास और राजनीति के ज्ञान पर प्रकाश डाला गया है। उसका यह एक प्रमुख स्रोत है। दूसरा, नीति सार। 10वीं शताब्दी में नीति सार लिखी गई और इसके रचयिता है कामंदक। इसमें वे राजा के कर्तव्य और राजस्व सिद्धांत के बारे में लिखते हैं, उस पर प्रकाश डालते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण रचना है राजतरंगिणी। प्राचीन भारतीय इतिहास में शुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ केवल कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी है। यह संस्कृत साहित्य है। ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन लेखन इसमें किया गया है। आदि काल से लेके 1551 ईस्वी तक के कश्मीर का इतिहास इसमें लिखा गया है। अब आता है चचनामा। अरबों द्वारा सिंध विजय किया गया, उसका उल्लेख इसमें किया गया है। इसके अतिरिक्त सोमेश्वर ने रसमाला और कीर्ति कौमुदी नामक ग्रंथ लिखी। एक ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि, जिसे मेरुतुंग ने लिखा। एक ग्रंथ है प्रबंध कोश, जिसे राजशेखर ने लिखा। और इस प्रबंध कोश में गुजरात के चालुक्य वंश का इतिहास और उस काल की संस्कृति पर प्रकाश डाला गया है। यह तो हुए ऐतिहासिक घटना। अब अर्ध ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित भी रचना है। पहला, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में चाणक्य की कूटनीति द्वारा नंद वंश की समाप्ति और चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण का इतिहास लिखा गया है। इसे लिखे थे विशाखदत्त। अब आता है अष्टाध्यायी और वार्तिक। अष्टाध्यायी को किसने लिखा? पाणिनि ने। और वार्तिक को किसने लिखा? कात्यायन ने। यह दोनों व्याकरण ग्रंथ है और इन ग्रंथों में मौर्य के पूर्व का इतिहास और मौर्ययुगीन राजनीति पर भी प्रकाश डाला गया है। अब आता है गार्गी संहिता। यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का भी उल्लेख मिलता है। महाभाष्य है। इसके रचयिता पतंजलि हैं। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इस ग्रंथ में शुंगों के इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। अब आता है मालविका अग्निमित्रम। कालिदास का नाटक है।
शुंगकालीन राजनीतिक परिस्थितियों पर यह भी प्रकाश डालता है। इसके अतिरिक्त कुछ जीवनियाँ भी हैं जो हमें लौकिक साहित्य के अंतर्गत रखते हैं, जैसे अश्वघोष ने बुद्ध के चरित्र पर बुद्ध चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की। बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर रचना की। वाक्पति ने वाक्पति के गौडबहो कन्नौज नरेश यशोवर्मन के गौर नरेश पर किए आक्रमण का वर्णन करते हैं गाडबहो में, जो वाक्पति महोदय ने लिखे। अब बिल्हन का विक्रमांक देव चरित्र है। इन्होंने कल्याणी के चालुक्यवंशी विक्रमादित्य छठा के बारे में प्रकाश डाला है। पद्म गुप्त का नौ शशांक चरित्र है। इसमें धार नरेश मुंज और उनके भाई सिंधु राज्य पर प्रकाश डाला गया है। इसी प्रकार संध्याकर नंदी ने रामचरित्र लिखा और इस रामचरित्र जो संध्याकर नंदी का है 12वीं सदी में बंगाल के कैवर्त जाति के किसानों और पाल वंशीय राजा रामपाल के बीच जो संघर्ष हुआ उसका वर्णन इसमें किया गया है। इसी प्रकार हम अब अगले पुस्तक हेमचंद के द्वारा रचित कुमारपाल चरित्र को लेते हैं। इस कुमारपाल चरित्र में चालुक्य शासकों जयसिंह सिद्धराज कुमारपाल के जीवन चरित्र से संबंधित सारी बातों की जानकारी लिखी गई है। इसी प्रकार पृथ्वीराज विजय जो जयानक के द्वारा लिखा गया है, इसमें चौहान राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। इसी प्रकार चौहान राजवंश से संबंधित एक अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ जिसका नाम पृथ्वीराज रासो है, चंदवरदाई के द्वारा लिखा गया है। इसके अतिरिक्त और भी जीवनियाँ हैं जिनसे तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। बल्लाल का भोज प्रबंध, नयन चंद का हम्मीर काव्य, सोमेश्वर का कीर्ति कमौदी ऐसी ही प्रसिद्ध रचना है। अब बाणभट्ट का हर्षचरित्र और कलहन का राजतरंगिणी, इसके बारे में अब हम लोग फिर से विस्तार से पढ़ते हैं। भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा में 7वीं शताब्दी से आरंभ में बाणभट्ट का द्वारा हर्षचरित्र लिखा गया, जिसका महत्वपूर्ण स्थान हमारे समाज में है। यह हर्षचरित्र आख्यायिका के रूप में है। कौटिल्य ने भी आख्यायिका को इतिहास की संज्ञा दी थी, तो इससे हम बाणभट्ट के हर्षचरित्र को भी इतिहास मान सकते हैं। इसमें हर्षकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। अब कलहन की राजतरंगिणी को लेते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा की अंतिम और सर्वमहत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हम कलहन की राजतरंगिणी को रख सकते हैं। कलहन ने 1148 से 1149 यानी 1 साल के बीच में राजतरंगिणी की सृजन कर दिया था। इस काव्य में इसमें काव्य और इतिहास का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। घोषाल महोदय इतिहासकार हैं, W.S. पाठक महोदय इतिहासकार हैं। इन्होंने राजतरंगिणी को एक इतिवृत्त की संज्ञा दी है। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में इतिवृत्त को भी इतिहास माना है, अतः हम लोग राजतरंगिणी को भी इतिहास मान सकते हैं, क्योंकि चाणक्य ने ऐसी बात बोल कर गए थे। तो इस प्रकार लौकिक साहित्य समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों से आग्रह है
निशा इतिहास गंगोत्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इतिहास को जन जन तक पहुंचाने में निशा इतिहास गंगोत्री चैनल की सहायता कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।